हाय। आज हम फिफ्थ सेम पॉलिटिकल साइंस का एक न्यू सब्जेक्ट के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज हम समझेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही रहने वाला है। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट सब यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है, उसका जो चेंजिंग नेचर है, एंड उसके फिर स्कोप की बात करेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता क्या क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज के वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज मोर रेलेवेंट टू द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो आज इसको हम पूरे डिटेल तरीके के साथ, पूरे नोट्स के साथ, पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। एंड मैं ये इंश्योर करूँगा कि अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है एंड अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ आपको कुछ कंटेंट भी मिल जाए जो आप एग्ज़ाम्स के अंदर पुट डाउन कर सको। मैंने देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ लेते हैं कहीं यूट्यूब से या आगे पीछे जो भी वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो गैप यहाँ पे फाइंड किया वो ये था कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। आप लिखोगे क्या, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो आज मैं उसी गैप को फिल करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नोट्स के साथ साथ आपको जो भी कंसेप्ट बिल्डिंग है वो हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे अपने कॉलेज टाइम के ऊपर, और अब इसमें थोड़ा सा मैंने और वैल्यू एडिशन किया है ताकि आपको आसानी से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ सकें, आपके पास इतना इनफ मटेरियल हो कि आपका यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स अच्छे से हों, और साथ ही साथ जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे CUT PG का एग्ज़ाम हो गया, तो उसके लिए भी एक वैल्यूएबल कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो। एंड आप अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जहाँ पे हम समझेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मीनिंग, उसका फिर नेचर, फिर उसका स्कोप। एंड ये जो सीरीज़ है वो मैंने आपके डिमांड के ऊपर लाई है, और विद इन डेज़ के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो मेजर 2 सब्जेक्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसको भी हम कंप्लीट करके अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सारे जो सब टॉपिक्स थे आपके सिलेबस के अंदर, उनको सबको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चेंजिंग नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसको कहते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द स्टेट्स। मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट होगी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होगी, या पंजाब हरियाणा, ये सारी स्टेट्स की बात नहीं, बल्कि एक पूरी कंट्री की बात की जाती है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या कहता है कि जब इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे भारत हो गया, USA हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो इन सब के बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो रही हैं उसी की स्टडी को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। और उसी के साथ साथ जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे अपना UN हो गया, ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, तो ये सारी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, ठीक है, तो इसको भी जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। साथ ही साथ जब हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें, आपने सुना होगा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। डिस्ट्रक्टिव वो होते हैं जो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं चाहते हैं, जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ISI की बात करें, तो ये कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव के अंदर आते हैं। और कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, जिसमें हम NGOs की बात करते हैं। तो जब इनके बीच में कैसे इंटरेक्शंस हो रहा है, इनका जो हमारी गवर्नमेंट है उसके साथ कैसा इंटरेक्शंस है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। और जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी स्टडी भी जब हम करते हैं तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। तो बेसिक डेफिनेशन आपने ये ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। और इस प्रोसेस से हमें क्या पता चलता है कि कैसे अदर नेशन जो है वो काम कर रहे हैं, अदर नेशंस के बारे में, बाकी के देशों के बारे में हमें पता चलता है कि उनका रिलेशंस कैसा है, उनका इंटरेक्शंस कैसी हैं बाकी की दुनिया के साथ। वो सारा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के
वजह से ही पता चलता है। उसके बाद जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कोर फोकस की बात करें तो यहाँ पे जो स्टडी किया जाता है वो फॉरेन पॉलिसी देखी जाती है किसी देश की, उसका फॉरेन अफेयर देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से जो एक कंट्री है, एक देश है, वो कैसे टैकल कर रहा है, कैसे कोलैबोरेट कर रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर उन सारे इश्यूज़ को डील करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये सारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। साथ ही साथ जब हम पॉलिटिक्स की बात करें एट इट्स हार्ट, मतलब जो मेन इसकी बात है ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ पावर अमंग द नेशंस। जितने भी नेशंस है उनके बीच में जो पावर को लेके जिद्दोजहद चल रही है ना, जो पावर को लेके स्ट्रगल चल रहा है, उसी को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी कंसिडर करते हैं कि जो नेशंस है वो पावर को गेन करने के लिए अपना जो है वो किसी भी हद तक अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको मोल्ड कर सकते हैं। अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए, पावर अचीव करने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो कोर फोकस है इज द पॉलिटिक्स ऑफ पावर अमंग द नेशन, कि कैसे जो पावर डायनेमिक्स है कंट्री के अंदर, देशों के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है आपसे। और हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड बोथ कॉन्फ्लिक्चुअल एज वेल एज द कोऑपरेटिव रिलेशंस। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, किन देशों के बीच किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं वो अराइज हो रहे हैं, ये सारे हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से पता चलते हैं। तो ये सारा जो मेन आपको मैंने मीनिंग समझाना था वो कंप्लीट कर दिया। अब आप कुछ की डेफिनेशंस की बात करोगे कि जो थिंकर्स के द्वारा कोट की गई हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है। जैसे हम फेमस थिंकर की बात करें, हॉन्स जे मॉर्गन, तो उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन किया कि इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशन, जो कि हमने डेफिनेशन के अंदर भी बात की कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इज जस्ट अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशन, कि जो देश हैं वो पावर को अचीव करने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं इज जस्ट अ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जैसे आपको मैं आगे समझाऊंगा कि जो पावर है इज बोथ मीन एंड एंड। ठीक है, आगे आएगा कहीं पे, मैंने आपको समझा दूंगा वहां पे डिटेल के साथ। उसके बाद जॉर्ज लिंकन की बात करें तो जॉर्ज लिंकन जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज इंटरेक्शंस ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिक्स विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द पावर रिलेशनशिप्स। ठीक है, समझ आ गया आपको बात कि इंटरेक्शंस ऑफ द स्टेट पॉलिटिक्स विद इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द पावर रिलेशनशिप। जैसे जैसे पावर चेंज हो रही है, पावर जो मूव है, पावर डायनेमिक्स है वो क्रिएट हो रहा है, तो वैसे वैसे जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से इंटरेक्शंस कर रही हैं उन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ उनको अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है, फ़ायदा होता है, जिनके साथ अच्छी ट्रेड डील्स वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे कोई एथिक्स वगैरह नहीं चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपना फ़ायदा चलता है, जहाँ से हमें बेनिफिट मिलेगा उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो उसी की बात जो है वो जॉर्ज लिंकन ने की है कि इट इज जस्ट अ इंटरेक्शंस ऑफ द स्टेट पॉलिटिक्स विद इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द पावर रिलेशनशिप। जैसे जैसे कोई हमें न्यू नीड्स, जैसे जैसे टाइम के साथ जो भी चेंजिंग होती जाएंगी वैसे वैसे हमारी नीड्स जो हैं वो चेंज होती जाएंगी, और उसी के चेंज होने से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे, और उन्हीं को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। और कंक्लूड करने के साथ आप ये कह सकते हो कि इन सभी डेफिनेशन से आपके ये पता चलता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है आर बोथ इक्वली पॉपुलर टर्म है, जो डिफाइन करते हैं कि कैसे मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी इंटरेक्ट एंड रिलेट विद वन अनदर। ठीक है, समझ आ गया आपको बात कि कैसे जो मेंबर्स हैं कंट्रीज़ के, जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के जो मेंबर्स हैं वो कैसे वर्ल्ड के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो वो क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। उसके बाद हम इसका एवोल्यूशन की बात करें, ये आपके डायमेंशन के अंदर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपकी जानकारी के लिए या आपका एक एडिशनल जो नॉलेज है उसको बिल्ड करने के लिए आप मेंशन कर सकते हैं कि एवोल्यूशन क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो एवोल्यूशन के अंदर हमें एक जो है वो एक वर्टिकल एवोल्यूशन देखने को मिलता है, और ये कैसे है, दो तरीकों से है। वर्टिकल ग्रोथ की बात करें तो ये कौन सा है, पोस्ट वार ईयर्स हैं। ठीक है, कि जंग के बाद के जो साल थे उसमें हमें कैसे देखने को मिलता है कि वर्टिकल ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे हम बिफोर द वर्ल्ड वार की बात करें कि जितनी भी वर्ल्ड वार हुई 1919 के अंदर हुई, 1930s के बाद, 1935 के बाद 1945 तक चली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। एंड उसके बाद ये बात करें कि बिफोर द वर्ल्ड वार्स, जितनी भी वर्ल्ड वॉर हुई उससे पहले के टाइम क्या था कि जो सब्जेक्ट मैटर था ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, मतलब जो स्कोप था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो बहुत ही लिमिटेड था, नैरोली कंसीव्ड था। मतलब कि इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं आती थी, इसको कम कंसीडर किया जाता था। यहाँ पे
जब हम बिफोर द वर्ल्ड वॉर पीरियड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन देखी जाती थी कंट्रीज़ के बीच में, और वो जो इंटरेक्शंस होती थी वो बेसिकली किस किस बेस ऊपर होती थी, पॉलिटिकल नेचर हुआ करती थी। बाकी के जो डायमेंशन थे उनको नेगलेक्ट किया जाता था। एंड हाउ एवर आफ्टर द वार्स जो स्टेट्स हैं उन्होंने स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग एंड डेवलप सोशल इकोनॉमिक कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलेशंस विद द अनदर। तो मैंने आपको बताया कि जो बिफोर द वर्ल्ड वॉर पीरियड, ठीक है, मतलब जब जंग नहीं हुई थी उससे पहले जो इंटरेक्शंस हुआ करती थी वो सिर्फ पॉलिटिकल इन नेचर हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जब आफ्टर द वॉर्स पीरियड की बात करें तो जो देश थे उन्होंने अपने जो रिलेशन हैं, चाहे सोशल रिलेशन की बात करें, कल्चर रिलेशन की बात करें, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, आइडियोलॉजिकल रिलेशंस की बात करें, वो सारे इंक्लूड करना शुरू कर दिए, वो सारे एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए एक दूसरे के साथ। पहले क्या था, सिर्फ पॉलिटिकल नेचर रिलेशंस हुआ करते थे। अब जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल नेचर जो फार्मूला है वो अपनाया जा रहा है। अब अलग अलग रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात करें तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कैसे हमें देखने को मिली। प्री वॉर पीरियड की बात करें तो जो डोमेन था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके ही चलता था, ठीक है। सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को कंसीडर किया जाता था। जो अपनी साउथर्न कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ जिनको आप कहते हो, उनको कंसीडर नहीं किया जाता था, ठीक है। ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज आती हैं जो अभी डेवलपिंग फेज में हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड द स्कोप जो है वो इनलार्ज हो गया। वहाँ पे सिर्फ यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करने लगे, बल्कि जो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिनको आला कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, उनको भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कंसिडर किया जाने लगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन नोट्स की जो है वो जो वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं इसके अंदर। उसके बाद आप नेचर की बात करो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, कि जो नेशंस हैं दे आर द प्राइमरी एक्टर्स, की जो नेशंस होंगे तभी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि कैसे जो है वो अलग अलग नेशन एक दूसरे के साथ अपना जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा पढ़ लेना आप यहाँ से क्योंकि आसान पॉइंट है। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ना किसी भी देश का, वो उसका अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है। एंड नेशन एंड द स्टेट स्ट्राइव हार्ड टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट। तो वो क्या करते हैं कि अपने नेशन के जितने भी नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने जो गोल्स उन्होंने सेटअप किए हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें कैसा रिलेशनशिप जो है वो बाकी देशों के साथ बनाना है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उस फ़ायदे को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने बात की कि जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो किसी भी कीमत के ऊपर उसको वो अंडरमाइन नहीं होने देंगे, उसको अचीव करने के लिए वो हर एक कोशिश करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रियलिटी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें बहुत सारे देशों के बीच में आपस में लड़ाई होती हुई देखने को मिलती है। आप यहाँ पे रशिया यूक्रेन की एग्जांपल डाल सकते हैं, अपना जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो हो रहा है उसके आप एग्जांपल डाल सकते हैं। यहाँ पे जो पावर इज बोथ मीन एंड एंड, ठीक है, कि पावर जो है वो एक डुअल रोल प्ले करता है इस डोमेन के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि जो नेशन स्टेट्स हैं वो पावर का इस्तेमाल करके ही अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। और उनका गोल क्या है कि हमें और पावर चाहिए, ठीक है। आप देखते होंगे कि न्यूक्लियर जो क्या है एनर्जी है, न्यूक्लियर वेपन है, उसको लेके यहाँ पे चलती रहती है कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर होगी वो मतलब उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको कोई पूछ नहीं सकता। और दैट्स वाई वो पावर का इस्तेमाल करके पावर को ही गेन करने के लिए यहाँ पे चले रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा पॉइंट। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कोऑपरेशन की बात होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन की बात नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है और कोऑपरेशन जो है वो बिल्ड किया जाता है अलग अलग देशों के बीच में, ठीक है। और अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की बात करें कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इज नॉट जस्ट अ यूनि डायमेंशनल, इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक वेरी रिसेंट ओरिजिन है, ठीक है। आपने देखा कि जैसे प्री वार पीरियड था तो वहाँ पे इसको लिमिटेड कंसीडर किया जाता था, इसका जो स्कोप था वो बहुत ही नैरोली कंसीव्ड था, ठीक है। लेकिन जब पोस्ट वार पीरियड आया तो उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो बढ़ गया एंड तभी से हम इसको थोड़ा कंसीडर करना शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक रिसेंट ओरिजिन है, ठीक है। ड्यू टू द मॉडर्न ट्रेंड ऑफ टेकिंग एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, दिस डिसिप्लिन ग्रोन एक्सटेंसिवली एंड टुडे इट इनकम्पासेस अ वेरी एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। यहाँ पे हर एक रिलेशनशिप की बात की जाती है। पहले सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस की बात की जाती थी, अब यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल एंड ट्रेडिशनल और ह्यूमैनिटेरियन रिलेशंस की बात की जाती है।
उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर आप नेचर की बात करो तो ये एक कांस्टेंट इंटरेक्शंस है और एकोमोडेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। कैसे कि जो इंटरनेशनल अरीना है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस साइकिल जो बना है वो ये है कि जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ग्लोबल क्लाइमेट का इशू हो, टेररिज्म का इशू हो, क्लैश को लेके वो जो है वो सामने आते हैं और अपने अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं। उसके साथ साथ ये सारे जो है वो करते रहते हैं कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड किया जा सके और उनका सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको अगर आपको ये नोट्स टेलीग्राम से नहीं लेने हैं तो। उसके बाद हम स्कोप्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो दायरा है वो कहाँ तक है। अगर हम बिफोर द वर्ल्ड वार पीरियड की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो स्कोप था वो बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। लेकिन जब हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा की बात करते हैं तो इसका जो उसका जो स्कोप था वो बहुत ही डायरेस्टिक मतलब बहुत ही सडन, या आप कह सकते हैं बहुत ही ब्रॉड तरीके से इसका जो स्कोप था वो चेंज हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो चीज़ें कौन कौन सी कंसिडर करने लगे उसको हम आप अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे नेशन स्टेट जितने भी सिस्टम था उसको डिस्कस किया जाने लगा, मतलब जो नेशन थे उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस होना शुरू हो गया। इट रिवॉल्व्स अराउंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट सिस्टम, कि जितने भी स्टेट सिस्टम्स हैं उनके जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उसके इर्द गिर्द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो घूमता है, ठीक है। मतलब कवर करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करता है स्टेट सिस्टम को लेके, कि जैसे इंडिया के सिस्टम की बात करें तो उसको भी एनालाइज करेगा, चाइना के सिस्टम को एनालाइज करेगा, यूएसए के सिस्टम को एनालाइज करेगा कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे इनके रिलेशन है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट एंड द सॉवरेनिटी केम इनटू प्रोमिनेंस आफ्टर द ट्रीटी ऑफ द वेस्टफैलिया। तो जो नेशन स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो कब आया। सॉवरेनिटी आपको पता होगा ना कि जो एक कंट्री की पावर या उसकी ये पावर होती है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने को इंडिपेंडेंट होता है। उसको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि मेरे देश के अंदर ये सिचुएशन आ रही है और इसको रिलेटेड मैं कैसे डील करूँ, बाकी के देशों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो उसका एक अपना खुद का मैटर होता है, उसके अंदर उसकी एक इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपने जो डोमेस्टिक जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको वो डील कर सकता है और एक्सटर्नल भी वो डील कर सकता है, ठीक है। दैट इज द सॉवरेनिटी, कि ही हैज द इंडिपेंडेंस टू, या ही हैज नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, ये तो मैंने आपको बता दिया, विच गेव अ न्यू आइडेंटिटी एंड क्रेडिबिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशन स्टेट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर द इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरेक्शंस अमंग द नेशन स्टेट। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई कि इसके अंदर क्या होता है, इंटर रिलेशंस कैसे कैसे हैं, इंटरेक्शंस कैसे कैसे हैं नेशन स्टेट्स के बीच में। तो ये वाला पॉइंट आपने मेंशन करना है कि स्टडी ऑफ नेशन स्टेट्स। उसके बाद स्टडी ऑफ पावर की बात करें तो मॉर्गन्थन ने जैसे आपको डिफाइन किया था, मैंने आपको बताया कि वो बताते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशंस, ठीक है। एंड पावर जो है वो कोर है और क्रूशियल कंसेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पावर के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता और वो पावर का ही इस्तेमाल करके पावर को ही गेन करना चाहते हैं। वो बोथ मीन और एंड है, मतलब गोल भी वही है और मीन का मतलब तो रास्ता भी उनका वही है। उसके बाद स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या होता है कि नेशनल इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कि उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि होता है, उसको अचीव करने के लिए वो किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसके नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो किसी चीज़ को भी दाव लगा सकते हैं, ठीक है। इट फोकस ऑन द प्राइमरी गोल्स ऑफ नेशंस, ठीक है। जो प्राइमरी गोल्स हैं वो क्या है, लाइक सिक्योरिटी है उनका, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, उसको हम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और विच गाइड्स ऑल इट्स इंटरनेशनल एक्शंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, चाहे सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल एक्शंस को क्या करती हैं, गाइड करती हैं। समझ आई आपको बात कि यहाँ पे जो जिस तरीके के आप रिलेशंस एस्टेब्लिश करोगे ना, तो उसके पीछे का जो एक मान लीजिए जो फिलॉसफी है वो ये होगी कि हमें सिक्योरिटी अचीव करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, अपने सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करना है। उसके बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करेंगे, अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज की बात की जाती है, ठीक है, कि कैसे जो है वो रूल्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कैसे ट्रीटीज़ हैं उनको हमें फॉलो करना है। उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज़ ने किए हुए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो, क्लाइमेट जो आपने देखा होगा कि 0
नेट कार्बन एमिशन है 2070 तक हमारा गोल, ठीक है। तो ये सारे एग्रीमेंट्स जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। एंड अगर कोई इनको फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, वो भी इतना काम में नहीं है लेकिन हैं तो बनाए हुए। उसके बाद स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे यूएनओ की बात करें, डब्ल्यूटीओ की बात करें, तो ये सारे जहाँ पे क्या होता है कि कंट्रीज़ एक साथ आती हैं, डिबेट करती हैं, रूल्स बनाती हैं और जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने के ऊपर बात की जाती है कि कैसे हम आने वाले टाइम के अंदर ये जो इश्यूज़ हैं उनको डील करेंगे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी है उनकी यहाँ पे स्टडी होती है, जैसे हम आसियान की बात करें, ठीक है। और जो नेबर फोकस ग्रुप होता है ना, जैसे आसियान हो गया, तो ये हमारा जो नीचे की कंट्रीज़ हैं जिनको हम आसियान कंट्रीज़ बोलते हैं, जिसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद यूरोपियन यूनियन हो गया। ये कंट्रीज़ को स्पेसिफिक रीजन के अंदर कोऑपरेट करने के लिए, उनके बीच में एक ट्रेड को एस्टेब्लिश करने के लिए और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इनकी भी जो स्टडी है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आती है। उसके बाद स्टडी ऑफ ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर एंड द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जो है वो जो पावर है वो किन के हाथ में है, ठीक है, वो किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर समझ है ना, जितना भी आपको आता है वो आप सारा मेंशन कर सकते हो। जैसे हम बात करें पावर स्ट्रक्चर की, बात करें कि कैसे वर्ल्ड पावर जो है वो शेयर हो रही है, वेदर वन कंट्री डोमिनेट्स टू क्लैश मैनी शेयर कंट्रोल, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है, वीटो पावर है, वो सारी बातें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं। फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि द गेम प्लान अ कंट्री यूज टू डील विद द अदर नेशन, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी के गेम प्लान की तरह है कि कैसे आप जो है वो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे ताकि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइडियोलॉजीज़ की बात होती है, तो आइडियोलॉजीज़ की जो स्टडी है वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आती है कि कैसे कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कौन सी कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज सोशलिज्म को फॉलो कर रही हैं, कैसे कंट्रीज़ की ये थिंकिंग को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके एक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे एक्शंस ले रहे हैं, और चूज़ देयर ट्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, तो कैसे वो अपने फ्रेंड्स और एनिमीज़ को चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ हो, चाहे वो सोशलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ हो। तो इन सब की स्टडीज़ भी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलती है। ये तो हमने समझ लिया कि कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को फिक्स करने के लिए भी यहाँ पे डिबेट्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, टॉक्स होती हैं, ठीक है, पीस डील्स होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, ये मेन पॉइंट है, इसको आप मेंशन करना है कि आर्म्स कंट्रोल का मतलब ये है कि जितने भी डेंजरस वेपन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि उनके ऊपर लिमिट बना के रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो हमारा जो गोल होता है वो पीस को एस्टेब्लिश करना होता है। और अगर हमारे पास इतने डेंजरस वेपन्स हो जाएंगे तो सभी एक दूसरे के ऊपर धमकी देना शुरू कर देंगे कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, मेरे पास भी न्यूक्लियर पावर है, आजा तू क्या कर सकता है, तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और हमें क्या करना है कि आर्म्स कंट्रोल करना है, वेपन्स को प्रोलिफरेट नहीं होने देना है। उसके बाद डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें तो मतलब ये है कि हम जो जितने भी वेपन्स हैं, जो भी खतरनाक वाले वेपन्स हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे, उनको हमने डिक्रीज़ करना है कि अब कोई जो है वो दूसरी कंट्री बना ना पाए, ठीक है। तो ये ऐसा चल रहा है, लेकिन जिनको चाहिए थे, जिन्होंने बनाने थे उन्होंने बना लिए हैं, ठीक है। यूएसए की बात करें, और जो और जितनी भी 5-6 कंट्रीज़ हैं उन्होंने बना लिए हैं, ठीक है। अब जो है वो बाकी की कंट्रीज़ को गाइड कर रहे हैं कि आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, या तो डिक्रीज़ करो या तो उनको कम्प्लीटली ख़त्म करो, ठीक है। वेपन जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, ताकि जो दुनिया है वो सेफ रहे, क्योंकि अगर किसी ने भी यूज़ कर लिया तो समझो दुनिया नष्ट हो जाएगी। स्टडी ऑफ नेशनलिज्म यहाँ पे स्टडी होता है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना मतलब मैं पढ़ा देता हूँ अभी आपको कि स्टडीज द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड लॉयल्टी दैट ड्राइव हाउ ए कंट्री प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर एंड इंटरेक्ट्स विद द नेबर्स। तो ये भी किस में आता है, नेशनलिज्म आता है। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा कि सिंपल है। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें, ठीक है, कि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इट कवर्स द पावरफुल ग्रुप्स दैट आर नॉट गवर्नमेंट्स, ठीक है, वो गवर्नमेंट्स के अंडर नहीं होते बल्कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बट स्टिल शेप द वर्ल्ड, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनका एक रोल अच्छा खासा होता है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, जैसे हम एनजीओज़ की बात करें, एक एनजीओ मैंने एग्जांपल यहाँ पे डाली है, वो है रेड क्रॉस, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, तो ये
जो सोसाइटी के अंदर, जो देश के अंदर, वो पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं। दीज आर द कंस्ट्रक्टिव नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। उसके बाद जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको कैसे टैकल करना है, ये भी किस में आता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। जैसे हम बॉर्डर क्रॉसिंग प्रॉब्लम हो गई, सिंगल कंट्री कैन नॉट सॉल्व अलोन, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पैंडमिक्स आपने देखा होगा, कोविड-19, तो सभी जाके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी ने इस जो पैंडमिक्स का जो क्या बोलते हैं इसको, महामारी टाइप से, महामारी नहीं बोलेंगे, एक जो भी बोल रहे हैं इसको, ठीक है, उसको डील करने के लिए सभी कंट्रीज सामने आई, सभी ने वैक्सीन्स बनाई, एक्सपोर्ट हुई वैक्सीन्स, इंपोर्ट्स हुई, ठीक है। तो टेररिज्म को डील करने के लिए सभी कंट्रीज जो है वो कोलैबोरेट करती हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, पीस एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए देश यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इनकी भी स्टडी आती है कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद करेंगे कि जो इंपीरियलिज्म है, कलोनलिज्म है और न्यू इंपीरियलिज्म है, इसकी भी स्टडी हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने 14 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 भी लिख लोगे ना और अच्छे खासे एलैबोरेट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 8 साढ़े 8 आपके कहीं गए ही नहीं, ठीक है, अगर आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे पॉइंट्स को, ठीक है। इट स्टडी हाउ द पीसफुल कंट्रीज डोमिनेट वीकर वंस, कि कैसे जो है वो पावरफुल कंट्रीज, सॉरी पीसफुल बोल दिया मैंने, पावरफुल कंट्रीज कैसे वीकर वंस को डोमिनेट कर रही हैं, चाहे वो हिस्टोरिकली मिलिट्री टेक ओवर हो, ठीक है, कलोनलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, जब मॉडर्न इकोनॉमिक कंट्रोल है जिसमें हम न्यू इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, एक न्यू टर्म आ गई, न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी कंट्री को इस तरीके से गुलाम करते हो कि आप उसको इतना डेट दे देते हो, इतना कर्जा दे देते हो कि वो उसको चुका नहीं पाता है, फिर आप जाके उसके जो लैंड है या उसके जो भी PSUs हैं उनको आप क्या करते हो, अपना लेते हो, ठीक है, कब्जा कर लेते हो उसके ऊपर। तो वो एक न्यू इंपीरियलिज्म है कि आप डायरेक्टली नहीं बल्कि पैसे के दम के ऊपर जो है वो उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और कलोनलिज्म तो आपको पता ही होगा। स्कोप जो होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसके बाद आपने ये जो कंक्लूजन है वो मेंशन करके इस टॉपिक को कंक्लूड कर देना है कि द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सटेंड फार बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि अब जो है वो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतना एक्सटेंड हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि अब जो जितनी भी स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका जो स्कोप है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। ये जितने भी ग्लोबल अफेयर्स हैं, उसके जितने भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स हैं मेजर, उनको कवर कर रहा है, चाहे वो पावर को लेके हो, नेशनल इंटरेस्ट को लेके हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके हो, इंटरनेशनल लॉ को लेके हो, या जितने भी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंज चल रहे हैं उनको लेके हो, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और आज के लिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे और मतलब वर्ल्ड कैसे फंक्शन कर रहा है और कैसे नेशन जो है वो अपने इंटरनेशनल इवेंट्स को, या जो नेशंस हैं वो कैसे इंटरनेशनल इवेंट्स को शेप कर रहे हैं, कैसे उनको दिशा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसका आइडियलिस्ट अप्रोच की बात करेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके जो आइडियलिस्ट अप्रोच है जो कि वुडरो विल्सन के द्वारा दी गई है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा हमारा रियलिस्ट अप्रोच को लेके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।